हाँ जी। जय जिनेन्द्र। गाइस, ये हमारी लीगल एप्टीट्यूड की 36th क्लास है और लीगल एप्टीट्यूड में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चल रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 6th क्लास है, राइट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कवर किए थे और फंडामेंटल ड्यूटीज कवर की थी, राइट। तो हमें स्टार्ट करना है सिटीजनशिप से। सिटीजनशिप बेसिकली ये कॉन्सेप्ट किस लिए इम्पोर्टेंट है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स जब हमने कवर किए तो हमने देखा कि कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है? सिटीजन के लिए अवेलेबल है, नागरिक के लिए अवेलेबल है। अगर हम किसी भी देश में रह रहे हैं, किसी भी कंट्री में रह रहे हैं और हमें उस कंट्री की सिटीजनशिप नहीं मिली हुई, तो इसका मतलब हम उस कंट्री के लिए मेहमान हैं। वो कंट्री हमारा नहीं है, हमें कभी भी उस कंट्री से बाहर निकाला जा सकता है। इसका मतलब हम जिस भी कंट्री में रहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें उस कंट्री की सिटीजनशिप मिले, नागरिकता मिले, ताकि हमें भी कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स मिले और हमें भी वोटिंग की पावर मिले। देखिए, जब भी कोई भी डिसीजन होता है डेमोक्रेसी के अंदर, वो बाय वोटिंग होता है, राइट। हम लोग गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं तो बाय वोटिंग इलेक्ट करते हैं। अगर मेरे पास वोटिंग का राइट नहीं है, अगर मैं सिटीजन नहीं हूँ, अगर मैं नागरिक नहीं हूँ, तो इसका मतलब मेरी आवाज़ तो है ही नहीं कंट्री के अंदर। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता, मैं तो अपनी बात कह ही नहीं सकता, क्योंकि अपनी बात कहने का क्या तरीका है? वोटिंग, राइट। तो इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया तो ये डिसाइड किया गया कि किसको सिटीजन कंसीडर किया जाएगा इंडिया का और किसको सिटीजन कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जी हमारे पास यहाँ पर बेसिकली दो पीरियड्स हो गए, एक तो बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एक हो गया आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अब जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया कि किसको सिटीजन कंसीडर किया जाएगा, स्पेसिफिकली आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि जी पार्लियामेंट बाय लॉ रेगुलेट कर सकती है कि किसको नागरिकता मिलेगी, किसको सिटीजनशिप मिलेगी इंडिया की, किसको नहीं मिलेगी, राइट। तो आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो चीज बड़ी क्लियर हो गई। कौन डिटरमाइन करेगा? कहता है जी पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी, बाय लॉ डिटरमाइन करेगी कि भैया किसको हिंदुस्तान की नागरिकता देनी है, किसको नागरिकता नहीं देनी। अब बात आती है बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो ये आर्टिकल 5 ने कहा कि एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कमेंस होगा, एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब क्या है? परमानेंट होम, परमानेंट रेजिडेंस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब हर वो इंसान जिसका परमानेंट रेजिडेंस इंडिया में था, उसको तो सिटीजन कंसीडर किया ही जाएगा। एंड और किसको सिटीजन कंसीडर किया जाएगा? हु वॉज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि इस टाइम पर इंडिया में पैदा हुआ था, उसे भी इंडियन सिटीजन कंसीडर किया जाएगा। कहता है आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो भैया जिसके भी मदर या फादर इस टाइम पर इंडिया में पैदा हुए थे, उसको भी सिटीजन ऑफ इंडिया कंसीडर किया जाएगा। मतलब मान के चलिए मिस्टर ए इंडिया में पैदा नहीं हुए, लेकिन मिस्टर ए के जो मदर थी या फादर थे वो इंडिया में पैदा हुए थे बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो मिस्टर ए को भी सिटीजन ऑफ इंडिया कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा हु हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और लिखा हुआ है, राइट। हु हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट। तो जी ये जो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हुआ था, उसके पहले 5 साल में इंडिया में रहने की आदत थी। ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब ऑर्डिनरली इंडिया के अंदर ही बंदा रहता था इन 5 सालों में, तो उसको सिटीजन ऑफ इंडिया कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हो गई। पहली चीज क्या है? परमानेंट रेजिडेंस, जिसका इंडिया में परमानेंट रेजिडेंस था और वो इंडिया में पैदा हुआ था, जिसका इंडिया में परमानेंट रेजिडेंस था और उसके मदर या फादर इंडिया में पैदा हुए थे, जिसका इंडिया में परमानेंट रेजिडेंस था और
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कमेंस होने से पहले 5 साल लगातार वो ऑर्डिनरली इंडिया में ही रहता था, तो उसको सिटीजन ऑफ इंडिया कंसीडर किया जाएगा। रही बात आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो जी आर्टिकल 11 ने कहा कि भैया आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो पार्लियामेंट कैन क्रिएट लॉ कि भैया किसको सिटीजनशिप दी जाएगी और किसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट की जाएगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी, एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप कौन हैंडल करेगा, पार्लियामेंट। ठीक है, कायदे से जो सिटीजनशिप है वो इतना सिंपल मैटर नहीं है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मैटर, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मैटर। अब इस चीज़ को लेके रिसेंटली काफ़ी डिस्प्यूट भी चल रहा था, तो मैं उसका यहाँ पर बेसिकली डिस्कस नहीं करूँगा उस चीज़ को, लेकिन जैसे कि हमारे इन ऑथर ने कहा, एरिस्टोटल, इन्होंने कहा कि देखिए जी कोई भी देश है अल्टीमेटली बना तो सिटीजन से ही हुआ है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, उन्हीं से देश बनता है, राइट। और इसीलिए ये डिसाइड करना भी बड़ा ज़रूरी है कि कौन वहाँ का नागरिक है, कौन वहाँ का नागरिक नहीं है। A, B, C, D ये 4 लोग अगर किसी देश में रहते हैं और ये 3 वहाँ के नागरिक हैं, तो ये 3 तो खुल के कह सकते हैं ये हमारा देश है, और ये वहाँ के नागरिक नहीं है, मतलब इनके पास सिटीजनशिप नहीं है, चाहे ये वहाँ रहते हैं तब भी ये हमेशा मेहमान की कैटेगरी में रहेंगे, चाहे इनको रहते हुए 10 साल हो चुके, 20 साल हो चुके, 50 साल हो चुके, लेकिन अगर सिटीजनशिप नहीं है तो भी मेहमान ही कहलाएंगे, घर वाले नहीं कहलाएंगे, राइट। तो जी इसने कहा कि ये बड़ा ज़रूरी है ये जानना कि भाई सिटीजन कौन है कौन नहीं है किसी भी कंट्री में। कहता है कि भैया काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैटर है, हमेशा डिस्प्यूटेड रहता है, कोई यूनिफाइड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है इस चीज़ की कि किसे सिटीजन कंसीडर किया जाएगा, किसे सिटीजन कंसीडर नहीं किया जाएगा, राइट। कहता है कि जो इंसान डेमोक्रेसी में सिटीजन कंसीडर किया जाता है, एक फ्री कंट्री में जिसे सिटीजन कंसीडर किया जा सकता है, जिन पैरामीटर्स पर एक इंसान को एक फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन कंसीडर किया जा सकता है, कहता है जहाँ पर ओलिगेची है, ओलिगेची का मतलब फ्री नहीं है कंट्री, अ ग्रुप ऑफ पर्सन आर लीडिंग द कंट्री, तो बेसिकली सम पर्सन्स आर लीडिंग द कंट्री, उसे हम बोलेंगे ओलिगेची, राइट। जैसे कि हम कह सकते हैं काइंड ऑफ चाइना। कहता है कि ऐसे कंट्रीज जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है वहाँ पर सिटीजनशिप के पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं, और ऐसे कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक है, जहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ पर सिटीजनशिप के पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं, राइट। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैटर है, बेसिकली एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन भाई साहब का नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। आ जाइए जी, द यूनियन, यूनियन का मतलब क्या हो गया, सेंटर। देखिए कुल मिलाकर इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है। हमने कहा कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट भी है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा सेंटर के बारे में भी पता होना चाहिए और स्टेट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जी आर्टिकल 79 ने कहा कि इंडिया में एक पार्लियामेंट होगी, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, किसके लिए, फॉर द यूनियन, सेंटर के लिए एक पार्लियामेंट होगी। और पार्लियामेंट में कौन कौन होगा, एक तो मिस्टर प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, एक को हम बोलेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स को ही बोला जाता है राज्यसभा, और राज्यसभा ही हमारी होती है अपर हाउस। तो कहीं भी लिखा हो काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा या अपर हाउस, एक ही बात है, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। दूसरे को हम बोलेंगे हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल को ही बोला जाता है लोकसभा, और लोकसभा होती है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक। हाउस ऑफ द पीपल, जहां पर जो मेंबर्स होते हैं, उनको कौन इलेक्ट करता है, इलेक्टेड बाय पब्लिक,
इसलिए क्या कहा गया, हाउस ऑफ द पीपल। तो बेसिकली इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, हर एरिया से कुछ नेता लोग खड़े होते हैं, कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, हम लोग वोट करने जाते हैं। तो हम जिन्हें वोट करते हैं वो कहाँ पर मेंबर बनते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा के मेंबर बनते हैं। कहाँ के मेंबर बनते हैं, लोकसभा के मेंबर बनते हैं, ठीक है, एमएलए। और जो ये लोग होते हैं हाउस ऑफ द पीपल, ये बेसिकली चुनते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर्स को। तो मतलब जो एमपीज होते हैं हमारे पास, ठीक है, एमपी राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, जो एमपीज होते हैं बेसिकली हमारे पास, इनको डायरेक्टली हम लोग नहीं चुनते। इन्हें कौन चुनता है, इन्हें चुनते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। तो एमएलए कौन है, कहता है जी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्हें हम चुन रहे हैं, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं एमपीज को, ठीक है। एमपीज में कुछ सीट स्पेसिफिकली मिस्टर प्रेसिडेंट को दी जाती है, वो नॉमिनेट करते हैं, तो हम डीपली पढ़ेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर कहा गया कि पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट में एक तो हमारे पास मिस्टर प्रेसिडेंट होंगे, मतलब एक ये ऑफिस होगा, प्लस दो हाउसेज होंगे, एक राज्यसभा एक लोकसभा, ठीक है। फिर आर्टिकल 52 में दोबारा कहा गया देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए जी, अब जी प्रेसिडेंट की पावर क्या होगी, तो जी आर्टिकल 53 कहता है सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, देखिए पावर तीन तरह की होती है ना, मैंने आपको बता रखी है। एक तो होती है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव का मतलब पावर टू मेक लॉज, मतलब लॉ मेकिंग पावर्स। दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब पावर टू इम्प्लीमेंट द लॉज। और तीसरी होती है जुडिशियल, जुडिशियल का मतलब जो कि जुडिशरी से रिलेटेड होती है, कोर्ट्स की पावर्स जो कि डिस्प्यूट सेटल करने के लिए होती है, पावर्स टू सेटल डिस्प्यूट्स, या फिर हम कहते हैं जो सजा देने की पावर होती है, ठीक है, तो क्या होती है जुडिशियल पावर्स, मतलब पावर ऑफ द कोर्ट्स। तो जी लेजिस्लेटिव पावर किसके पास है, कहता है जी लेजिस्लेटिव पावर तो सेंटर के लेवल पर देखें तो पार्लियामेंट के पास, सेंटर के लेवल पर देखें तो पार्लियामेंट के पास। कहता कोई भी लॉ बनाना होता है तो उसको ड्राफ्ट करने के बाद लोकसभा में भेजा जाता है, जब लोकसभा अप्रूव करता है तो राज्यसभा में भेजा जाता है, जब राज्यसभा से अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद फिर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, एक बार प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल जाती है तब वो क्या बनता है, लॉ, ठीक है। तो लॉ मेकिंग पावर तो किसके पास है, कहते हैं जी पार्लियामेंट के पास, लोकसभा है, राज्यसभा है, लेकिन जो भी लॉ बनाए जाएंगे उनको एग्जीक्यूट करने की पावर, इंप्लीमेंट करने की पावर किसके पास है, कहता है जी जो एग्जीक्यूटिव पावर है एट सेंटर, राइट, सेंटर में, वो किसके पास है, प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट। वो किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अब जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये जो पावर है, ये पावर अपने आप भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अपने जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं उनसे भी एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अच्छा,
क्या करना है क्या नहीं करना, कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो इनको सजेस्ट करे, जो इनको एड प्रोवाइड करे डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास एक होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। तो बेसिकली काउंसिल ऑफ, इतना सारा लिखने की बजाय शॉर्ट में लिखता हूँ, आप सुन तो रही हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो हेड होते हैं जी मिस्टर पीएम, प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और जो अदर मेंबर्स होते हैं, अदर मेंबर्स, उनको भी प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करता है या अपॉइंट करता है। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और अदर मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, बट कहता है ऑन द सजेशंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो कुल मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में टोटल कंट्रोल किसका है? प्राइम मिनिस्टर का। और प्राइम मिनिस्टर जो कहेंगे मिस्टर प्रेसिडेंट को वो करना पड़ेगा। अगर मिस्टर प्रेसिडेंट को कोई सलाह नहीं भी माननी या उनको लग रहा है कि यार ठीक नहीं है, तो मिस्टर प्रेसिडेंट इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिकंसीडर करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक बार रिकंसीडर करने के लिए, ये मुझे लगता है कि आपको इसे दोबारा रिकंसीडर करना चाहिए। अगर दोबारा से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मैं बेसिकली यहाँ हाईलाइट मिस्टर पीएम को ही कर रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके हाथ में है? मिस्टर पीएम के हाथ में। अगर दोबारा से मिस्टर पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह लीजिए उसी चीज़ को प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, तो मिस्टर प्रेसिडेंट को वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इनके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। तो कायदे से देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? कहता है जी मिस्टर प्रेसिडेंट के पास, बट एक्चुअली मिस्टर प्रेसिडेंट इज डमी। पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। क्यों? क्योंकि ये जो कहेंगे मिस्टर प्रेसिडेंट को वो मानना पड़ेगा। मैक्सिमम एक बार मना कर सकते हैं, अगली बार दोबारा सेम चीज़ को भेजा जाएगा तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इन्हें वो चीज़ माननी ही पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए एक्चुअल जो पावर्स हैं वो किसके हाथ में है? मिस्टर पीएम के हाथ में, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। हाँ जी, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट प्रीजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजंस। कहता है कि भाई जो भी ऊपर नीचे लिखा हुआ है उसके अलावा कहता है जो सुप्रीम कमांडर है सारी डिफेंस फोर्सेस का, वो कौन है? मिस्टर प्रेसिडेंट। द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, चाहे वो एयर फोर्स है, चाहे वो नेवी है, चाहे वो मिलिट्री है, सारी डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन है? कहता है जी मिस्टर प्रेसिडेंट। शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड द एक्सरसाइज देयरऑफ शैल बी रेगुलेटेड बाय। भाई कमांड सारी मिस्टर प्रेसिडेंट के हाथ में है, लेकिन ये अपनी मर्जी से चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इन्हें एज पर लॉ ही चीज़ों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और इन्हें किसकी सलाह पर चीज़ों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड है मिस्टर पीएम। तो कुल मिलाकर इन्हें किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा? मिस्टर पीएम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके अलावा आर्टिकल 53 ने कहा कि देखिए अगर किसी एग्जिस्टिंग लॉ का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पहले जो लॉ बना हुआ था उसे एग्जिस्टिंग लॉ मान के चल रहे हैं ना, तो जी किसी एग्जिस्टिंग लॉ में अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शन इसलिए वर्ड यूज़ किया गया क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर के केस में तो काम की बात ही की जाएगी ना, ये काम कौन करेगा, राइट। तो कोई स्पेसिफिक फंक्शन किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ में अगर गवर्नमेंट के ऊपर डाला गया था कि गवर्नमेंट का काम है जी ये काम करना, या किसी अथॉरिटी के ऊपर डाला गया था, तो भैया वो फंक्शन प्रेसिडेंट को, मिस्टर प्रेसिडेंट को ट्रांसफर किया जा सकता है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब जो काम पहले किसी लॉ के अंदर
गवर्नमेंट का था या किसी अथॉरिटी का था, वो फंक्शन भी मिस्टर प्रेसिडेंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसके अलावा कहता है ऐसा भी पॉसिबल है कि जो कुछ फंक्शंस मिस्टर प्रेसिडेंट को दिए गए इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन फंक्शंस को किसी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या कुछ ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं जो प्रेसिडेंट को देने की बजाय किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो बाय लॉ ये चीज़ पॉसिबल है। बेसिकली चीज़ें कौन रेगुलेट करने वाला है? पार्लियामेंट रेगुलेट करने वाली है। आ जाओ जी, तो इसका मतलब क्या मिस्टर प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर नहीं है मिस्टर प्रेसिडेंट के पास? कहता है जी इन जनरल तो लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया लेजिस्लेटिव पावर किसकी है? पार्लियामेंट की। ठीक, लेकिन हमने डिस्कस किया कि भैया अगर पार्लियामेंट काम कर रही है, मतलब लोकसभा भी काम कर रही है, राज्यसभा भी काम कर रही है, जब ये हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट काम करते हैं तो हम कहते हैं कि ये सेशन चल रहा है या सदन चल रही है, राइट। तो बेसिकली जब ये काम कर रहे होते हैं दोनों, तो भैया मिस्टर प्रेसिडेंट के पास कोई लॉ मेकिंग पावर नहीं है। लेकिन अगर मान के चलो दोनों में से कोई एक काम नहीं कर रहा, रेस्ट चल रहा है, या रिसेस भी बोल सकते हैं, जैसे स्कूल में होती है ना रिसेस, ऐसे रिसेस, ऐसा थोड़ी ना, ये लोग भी तो इंसान है, राज्यसभा के मेंबर्स हैं, लोकसभा के मेंबर्स हैं, ये लोग भी तो इंसान है, ऐसा थोड़ी ना पूरे साल काम करते रहेंगे, इनको भी छुट्टियां चाहिए, हॉलीडेज चाहिए, रेस्ट चाहिए, रिसेस चाहिए, राइट। तो जब बेसिकली इनका रेस्ट चल रहा है, चाहे राज्यसभा का या लोकसभा का या दोनों का, लॉ बनाने के लिए तो दोनों ही काम कर रहे हो तभी लॉ बन सकता है, क्योंकि लोकसभा की भी अप्रूवल चाहिए, राज्यसभा की भी अप्रूवल चाहिए। अगर दोनों में से एक भी काम नहीं कर रहा तो लॉ बन ही नहीं सकता। कहता है अगर ऐसा सिनेरियो है जब दोनों में से कोई एक काम नहीं कर रहा या दोनों काम नहीं कर रहे और लॉ बनाना बहुत जरूरी है, मिस्टर प्रेसिडेंट को लगता है ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती है, ऐसा कोई सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करता है जो कि कह रहा है कि एट प्रेजेंट लॉ बनाना बहुत ज़रूरी है और हम इनका रिसेस खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते, तो उस केस में मिस्टर प्रेसिडेंट को पावर दी गई। आर्टिकल 123 ने मिस्टर प्रेसिडेंट को कहा कि भैया यू कैन मेक द लॉ बाय मेकिंग ऑर्डिनेंस। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू promulgate ordinances during the recess of the parliament, तो सिर्फ कब प्रेसिडेंट के पास ये लॉ मेकिंग पावर आती है, लेजिस्लेटिव पावर आती है? कहता है जब बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर ऑन रेस्ट, मींस नॉट वर्किंग। ठीक है, तो इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन, कहता बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सेशन में है, फिर तो भैया पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। लेकिन अगर कोई एक हाउस नहीं काम कर रहा या दोनों ही काम नहीं कर रहे, तो उस केस में द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे एग्जिस्ट करते हैं विच रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन, कि भैया इमीडिएटली लॉ बनाना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर, तो ही कैन डू सो, राइट। ही में promulgate the ordinance as the circumstances appear to him to require। ठीक, चलो जी, फिलहाल जिनके पास पावर थी वो काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मिस्टर प्रेसिडेंट को लॉ बनाना पड़ा। लेकिन जब वो दोनों हाउसेज काम करना शुरू करेंगे, राज्यसभा लोकसभा दोनों ही काम कर रहे होंगे, मतलब सेशन में आ जाएंगे जब दोनों ही, तो भैया उनके सेशन में आने के बाद मान के चलते हैं कि यहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया, ठीक है, फिर जी राज्यसभा यहाँ पर शुरू हो गई, एक हाउस शुरू हो गया काम करना, फिर जी लोकसभा भी काम करना शुरू हो गई। तो कहता है कि भैया जब दोनों हाउस काम करना शुरू हो जाएगी और अगर दोनों अलग अलग टाइम पर काम करना शुरू हो रही है, तो कहता है जो लेटर वाला टाइम है, मींस जो बाद में काम करना शुरू होएगी,
वहां से अगले 6 वीक्स तक इस ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग समय पर दोबारा काम करना शुरू हुई है, दोबारा सेशन में आई है, तो कहता है जो लेटर सेशन में आई है वहां से अगले 6 वीक्स तक इस ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी रहेगी। अगर इनको ये ऑर्डिनेंस पसंद नहीं आ रहा तो ये दोनों बाय पासिंग रेजोल्यूशन इस ऑर्डिनेंस को इनवैलिड कर सकते हैं। कैन इनवैलिड द ऑर्डिनेंस। ठीक है, बाय पासिंग रेजोल्यूशन। तो जी पहला रेजोल्यूशन ये पास कर रहा है, लेट से दूसरा रेजोल्यूशन ये पास कर रहे हैं, तो कुल मिला के जब दोनों रेजोल्यूशन पास हो जाएंगे तो जी कैन इनवैलिड द ऑर्डिनेंस, लेकिन ओनली आफ्टर पासिंग द सेकंड रेजोल्यूशन। सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास होने से काम नहीं चलेगा, दोनों रेजोल्यूशन पास करेंगे कि भैया हमें ऑर्डिनेंस ये मंजूर नहीं है। तो जब ये सेकंड ऑर्डिनेंस पास होगा तो वहां से ये सेकंड रेजोल्यूशन पास होगा तो वहां से ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा, इनवैलिड। ठीक है, या फिर मतलब ये लोग चाहे तो 6 वीक से पहले भी ऑर्डिनेंस को इनवैलिड करार दे सकते हैं बाय पासिंग रेजोल्यूशंस, राइट। या फिर कहता है जी मिस्टर प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस बनाया था, मिस्टर प्रेसिडेंट जब चाहे ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मिस्टर प्रेसिडेंट विड्रॉ नहीं कर रहे हैं प्लस ये लोग रेजोल्यूशन पास करके ऑर्डिनेंस को इनवैलिड नहीं कर रहे हैं तो 6 वीक्स तक ऑर्डिनेंस वैलिड रहेगा। 6 वीक्स कहाँ से शुरू होंगे, यहाँ से। ठीक है, अगर दोनों एक साथ सेशन में आ रहे हैं तो फिर उसी डेट से 6 वीक शुरू हो जाएंगे, लेकिन अलग अलग डेट पर सेशन में आ रहे हैं तो जो लेटर सेशन में आएगा तब से 6 वीक्स तक वैलिड रहेगा और 6 वीक्स के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर्ड, ऑटोमेटिकली दिस विल एक्सपायर। ठीक है जी, ऑर्डिनेंस विल एक्सपायर। हाँ जी, एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड अंडर दिस आर्टिकल शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस का वही इफेक्ट होगा जैसे कि पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया हो। मतलब ऑर्डिनेंस इज अ लॉ एज इफ इट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक, इसका मतलब मिस्टर प्रेसिडेंट सिर्फ उसी मैटर पर ऑर्डिनेंस लेकर आ सकते हैं जिस मैटर पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। अगर कोई ऐसा मैटर है जिसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकता, उस मैटर पर मिस्टर प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। और अगर ऐसे किसी मैटर पर मिस्टर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाते हैं तो सच ऑर्डिनेंस शैल बी वॉइड। ठीक है, बट every such ordinance shall be laid before both house of parliament and shall cease to operate at the expiration of 6 weeks from the reassembly of the parliament, where the house of parliaments are summoned to reassemble on different dates, जहाँ दोनों different dates पर reassemble हो रहे हैं। The period of 6 weeks shall be reckoned from the later of those dates for the purpose of this clause। ठीक है, or such ordinance if before the expiration of that period resolutions disapproving it are passed by both houses upon passing of the second of those resolutions, the ordinance will finished। ठीक है, invalid। ठीक, तो कुल मिला के या तो मिस्टर प्रेसिडेंट खुद उसे जब चाहे रिवोक कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर पार्लियामेंट के पास पावर है भाई बोथ हाउसेस रेजोल्यूशन पास कर दे कि हमें ये ऑर्डिनेंस मंजूर नहीं है तो ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जैसे ही बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में आएंगे तो 6 वीक्स के बाद ऑटोमेटिकली ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब मिस्टर प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है, लेकिन कब? सिर्फ तब जब बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। ठीक है,
तो ये हम कह सकते हैं दैट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कह लीजिए या लॉ मेकिंग पावर कह लीजिए ऑफ मिस्टर प्रेसिडेंट इज कोएक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट। कोएक्सटेंसिव का मतलब कहता है जी मिस्टर प्रेसिडेंट सिर्फ उसी मैटर के ऊपर ऑर्डिनेंस ला सकते हैं जिस मैटर के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। अगर कोई ऐसा मैटर है जिसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकता, उस मैटर के ऊपर मिस्टर प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। ठीक है जी।